नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी में उतर रहे हैं जो आंकड़ों के लिहाज से तो चौंकाती ही है, लेकिन इसके पीछे जो सवाल है वो बहुत गंभीर है। हमारे पास भरूच के डॉक्टर भाविक कुमार शांतिलाल वसावा का लिखा एक लेख है और ये गुजरात की खनन नीति, खासकर साधारण रेत की नीलामी पर कुछ बड़ी उंगलियां उठाता है। आप सोचिए, साधारण रेत, उसके लिए बोली लग रही है बेस प्राइस से 42,000% ज़्यादा प्रीमियम पर। क्या ये सच में मुमकिन है? तो आज हम इसी लेख के नज़रिए से समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये माजरा क्या है। क्या ये सिर्फ ऊंची बोलियां हैं या इसके पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा है? लेख तो अधिकारियों, माफिया और नेताओं की कथित मिलीभगत तक की बात कर रहा है। चलिए ज़रा गहराई से समझते हैं कि इस लेख में दावे क्या हैं और उनके मायने क्या हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये लेख हमें सीधे गुजरात की खनिज नीलामी प्रक्रिया पर ले जाता है और उसमें भी खास तौर पर साधारण रेत यानी कि बालू, उसकी नीलामी पर। मुद्दा ये उठाया गया है कि सरकार ने जो एक आधार मूल्य बेस प्राइस तय किया है, उसके ऊपर कई गुना बल्कि हजारों गुना ज़्यादा प्रीमियम पर बोलियां क्यों और कैसे लग रही हैं। तो आज हमारा काम है इस लेख में दिए गए तर्कों और दावों को देखना, उनका विश्लेषण करना और ये समझना कि लेखक इसके जरिए क्या तस्वीर पेश करने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं इन्हीं हैरान करने वाले आंकड़ों से। लेख में बताया है कि सरकार ने साधारण रेत का बेस प्राइस तय किया है 240 रुपए प्रति मीट्रिक टन। ये वो कीमत है जहां से बोली शुरू होती है, ठीक है जी। लेकिन फिर जो हुआ वो थोड़ा अजीब लगता है, जैसा लेख बताता है। एक जगह बोली लगी 240 रुपए बेस प्राइस प्लस 24.73% प्रीमियम। चलो ठीक है, रॉयल्टी थोड़ी बढ़ गई, 299.35 रुपए प्रति टन हो गई। लेकिन फिर एक और देखिए, 240 रुपए बेस प्राइस प्लस 180% प्रीमियम, यहाँ रॉयल्टी पहुंच गई 672 रुपए प्रति टन। ये उछाल काफी ज्यादा है। हाँ, काफी ज्यादा। और अब वो आंकड़ा जिसने सच में होश उड़ा दिए, जैसा लेख में लिखा है, एक खदान के लिए बोली लगी 240 रुपए बेस प्राइस प्लस 42,210.00% प्रीमियम। जी हाँ, 42,000% से भी ज़्यादा। अब इसका हिसाब लगाइए तो सिर्फ रॉयल्टी बन गई 1,01,304 रुपए प्रति मीट्रिक टन। सोचिए जरा, 1 लाख से ज्यादा की रॉयल्टी सिर्फ रेत के लिए। हाँ। कौन देगा बाजार में साधारण रेत के लिए 1 लाख रुपए प्रति टन से ज्यादा की सिर्फ रॉयल्टी? लेख यही सवाल खड़ा कर रहा है, क्या ये आर्थिक रूप से संभव भी है, व्यवहारिक है? और यहीं पर मामला दिलचस्प हो जाता है। एक तरफ तो कोई व्यक्ति या कंपनी है जो 1 लाख रुपए प्रति टन रॉयल्टी देने को तैयार दिख रहा है, वहीं दूसरी तरफ, जैसा कि स्रोत इशारा करता है, सरकार का अपना शेड्यूल ऑफ रेट्स है, जिसे SOR कहते हैं। ये वो दरें हैं जो सरकारी कामों के लिए तय होती हैं, जैसे सड़क बनानी है, कोई बिल्डिंग बनानी है, और इस SOR के हिसाब से रेत का भाव है सिर्फ 255 रुपए 8 पैसे प्रति मीट्रिक टन। महज 255 रुपए। अच्छा, सिर्फ 255 रुपए? हाँ जी। अब गणित समझिए, अगर कोई ठेकेदार है, मान लीजिए वो R&B विभाग रोड और बिल्डिंग विभाग के लिए काम कर रहा है और उसे रेत चाहिए, तो विभाग उसे भुगतान करेगा 255 रुपए 8 पैसे प्रति टन के हिसाब से। तो फिर कोई 1,01,304 रुपए प्रति टन की रॉयल्टी देकर रेत क्यों निकालेगा या बेचेगा? उसे तो सीधा सीधा भारी घाटा होगा। स्रोत यहीं पर यह बड़ा सवाल उठाता है कि इस पूरी बोली प्रक्रिया का आर्थिक तर्क क्या बैठता है। क्या बोली लगाने वाले ये पैसा अपनी जेब से भरने वाले हैं, या फिर ये आंकड़े किसी और कहानी की तरफ इशारा कर रहे हैं? और यही कहानी में एक नया मोड़ आता है ना। ये ऊंची लगभग यकीन ना आने वाली बोलियां तो एक पहेली है ही, लेकिन स्रोत इशारा कर रहा है कि असली खेल शायद इन नंबरों में नहीं है, बल्कि उस प्रक्रिया में है जो इनके बाद शुरू होती है। बिल्कुल। लेख में आरोप लगाया गया है कि कई मामलों में नीलामी जीतने के बाद जो लेटर ऑफ इंटेंट मिलता है, जिसे LOI कहते हैं, वो एक इरादा पत्र है, वो फाइनल मंजूरी या लीज नहीं है। हाँ। उसी LOI के आधार पर ही खनन का काम शुरू कर दिया गया है, ऐसा आरोप है। फाइनल क्लियरेंस से पहले ही? हाँ बिल्कुल। इसका एक उदाहरण दिया गया है भरूच जिले के इंदौर गांव का, जहां 24 ब्लॉक हैं। लेख का दावा है कि यहाँ कथित तौर पर सिर्फ LOI के आधार पर ही खनन चल रहा था।
और इस पर कुछ लोगों ने आपत्ति भी दर्ज कराई थी। अच्छा। तो अब सवाल ये बनता है, क्या ये जो आसमान छूती बोलियां हैं, ये महज एक दिखावा है? क्या असली मकसद सिर्फ वो एलओआई हासिल करना है और फिर शायद वो भारी प्रीमियम चुकाए बिना या पूरी कानूनी प्रक्रिया का इंतजार किए बिना ही खनन शुरू कर देना? लेख तो इसे सीधे तौर पर अधिकारियों, खनिज माफिया और नेताओं की कथित मिलीभगत का नतीजा बता रहा है। स्रोत ने इसे ब्लैक एंड व्हाइट का खेल कहा है। ये क्या है ब्लैक एंड व्हाइट का खेल? देखिए, स्रोत इसे बहुत साफ तौर पर परिभाषित तो नहीं करता, लेकिन इशारा यही लगता है कि ये एक ऐसा तरीका हो सकता है जहां नियमों को मतलब ताक पर रखकर काम किया जा रहा हो। शायद इसका मतलब है कि कागज पर यानी व्हाइट में ऊंची बोली दिखाकर मंजूरी ले ली जाए, लेकिन असल में यानी ब्लैक में बिना पूरी कीमत चुकाए या फिर अवैध तरीके से खनन करके मुनाफा कमाया जाए। अच्छा। या ये भी संभव है, जैसा लेख इशारा करता है, कि इस प्रक्रिया का इस्तेमाल किसी तरह से गैर कानूनी पैसे को सिस्टम में लाने यानी काले धन को सफेद करने के लिए किया जा रहा हो। ये सब स्रोत द्वारा लगाए गए गंभीर आरोप हैं। इनकी स्वतंत्र पुष्टि की जरूरत होगी, लेकिन लेख का जो मुख्य तर्क है वो इसी दिशा में जाता दिख रहा है। मतलब ये सिर्फ ऊंची बोलियों का ही मामला नहीं है, बल्कि पूरी प्रक्रिया, पूरा सिस्टम ही सवालों के घेरे में है। बिल्कुल। अगर हम इसे एक बड़ी तस्वीर में देखें तो स्रोत का तर्क है कि ये पूरी व्यवस्था एक संभावित खामी, एक लूप होल या कहें कि प्रणालीगत कमजोरी की ओर इशारा करती है। देखिए, एलओआई मिलना प्रक्रिया का एक हिस्सा है, पर सिर्फ उसके आधार पर खनन शुरू कर देना, जैसा कि लेख दावा कर रहा है, ये नियमों के पालन और उनकी निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े करता है। स्रोत का इशारा एक ऐसी स्थिति की तरफ है जहां शायद ये भारी भरकम प्रीमियम वाली बोलियां वास्तविक लंबे समय तक चलने वाले कानूनी कारोबार के लिए नहीं लगाई जा रही हों, बल्कि शायद किसी और, हो सकता है अल्पकालिक या अवैध उद्देश्य से लगाई जा रही हों। ये दिखाता है कि नीतियां चाहे जितनी अच्छी बना ली जाएं, अगर उनके अमल में पारदर्शिता और कड़ाई ना हो तो उनके दुरुपयोग की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। और लेख इन नीतियों को सिर्फ एक जाल, एक ट्रैप नहीं कहता, बल्कि एक दलदल की संज्ञा देता है। एक ऐसा जहरीला फंदा जिसमें स्रोत के मुताबिक खदान मालिक, ठेकेदार, ट्रांसपोर्टर और यहाँ तक कि आम लोग भी सब के सब फंसते चले जा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे ये अनजाने में नहीं हुआ, बल्कि एक सोचा समझा जाल बिछाया गया हो। लेख समझाता है कि कैसे अलग अलग लोग इसमें उलझते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने बहुत ऊंची प्रीमियम बोली लगा दी। अब कानूनी तरीके से रेत बेचकर मुनाफा कमाना तो लगभग नामुमकिन है। ऐसे में स्रोत के अनुसार वो व्यक्ति शायद अवैध खनन की तरफ मुड़ने को मजबूर हो सकता है। फिर आते हैं ट्रांसपोर्टर्स। उनकी गाड़ियों की किस्तें जानी हैं, उन्हें काम चाहिए। अगर कानूनी खदानों से काम मिलना मुश्किल है या महंगा है तो वो भी कथित तौर पर अवैध खनन से जुड़े लोगों के साथ काम करने लगते हैं। हाँ, ये तो एक चेन रिएक्शन जैसा लगता है। बिल्कुल। इसी तरह ठेकेदार जिन्हें रोजगार चाहिए वो भी प्रभावित होते हैं। अगर उन्हें सही दाम पर कानूनी रेत नहीं मिलती तो वो भी इसी कथित दलदल का हिस्सा बन सकते हैं, मजबूरी में। स्रोत यहाँ एक मछली और चारे का उदाहरण देता है जो काफी दिलचस्प है। कहता है कि पहले तो नीति निर्माता एक भूल भुलैया जैसी नीति बनाते हैं, फिर जब कोई जैसे खदान मालिक चारा देखकर उसमें फंसता है तो वो ऐसी स्थिति में आ जाता है कि ना तो उसे निगल सकता है ना उगल सकता है और उसका अंत निश्चित हो जाता है। ये बताता है कि कैसे स्रोत के अनुसार ये पूरी व्यवस्था कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ की कठपुतली बन सकती है जो इस कथित काले कारोबार को नियंत्रित करते हैं। ये तो बड़ी गंभीर तस्वीर है। इसका मतलब नीतियां ही ऐसी बनाई गई हैं कि लोग गलत काम करने पर मजबूर हो जाएं। स्रोत का तर्क तो यही है। ये एक ऐसी स्थिति की ओर इशारा करता है जहां कानूनी और टिकाऊ, सस्टेनेबल तरीके से व्यापार करना मुश्किल बना दिया जाता है। नीतियां, चाहे वो अनजाने में बनी हो या जानबूझकर, जैसा लेखारोप लगाता है, ऐसी हो सकती हैं कि वे लोगों को अवैध रास्तों पर धकेल दें। तब यह सिर्फ एक आर्थिक अनियमितता का मामला नहीं रह जाता, बल्कि एक सामाजिक और प्रणालीगत समस्या बन जाता है। ये उस माहौल को दर्शाता है जहां नियम इतने जटिल या अव्यावहारिक हों कि उनका पालन करना मुश्किल लगे और उल्लंघन करना ज़्यादा आसान या फायदेमंद। इससे एक दुष्चक्र, एक विशेष साइकिल पैदा होता है। लेकिन इस कथित दलदल का सबसे गहरा और चिंताजनक असर, जैसा कि स्रोत बताता है, उन समुदायों पर पड़ रहा है जिनके अधिकारों की रक्षा हमारा संविधान खुद करता है। हम बात कर रहे हैं आदिवासी क्षेत्रों की। हाँ, ये लेख का एक बहुत महत्वपूर्ण और संवेदनशील पहलू है। स्रोत बताता है कि गुजरात का एक बड़ा हिस्सा, करीब 59% आदिवासी बाहुल है,
जैसे भरूच, डांग जैसे जिलों का जिक्र है और ये इलाके प्राकृतिक खनन संसाधनों से भरपूर हैं। लेकिन विडंबना ये है, जैसा लेख दावा करता है, कि इन्हीं इलाकों में संवैधानिक और कानूनी संरक्षण कथित तौर पर सबसे कमजोर हैं। लेख इस बारे में कई महत्वपूर्ण कानूनी और संवैधानिक प्रावधानों का हवाला देता है जिनका कथित रूप से उल्लंघन हो रहा है। पहला है संविधान का अनुच्छेद 444 1 और 5वीं अनुसूची। ये प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों यानी शेड्यूल्ड एरियाज में आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए राज्यपाल को विशेष शक्तियां देते हैं। इसमें आदिवासी भूमि के हस्तांतरण को नियंत्रित करना शामिल है, खासकर गैर आदिवासियों को जमीन देने पर रोक लगाना, विशेषकर खनन जैसी गतिविधियों के लिए। जी। दूसरा है समता जजमेंट 1997। सुप्रीम कोर्ट का ये ऐतिहासिक फैसला समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य बहुत साफ है। इसने कहा था कि आदिवासी इलाकों में सरकारी या आदिवासी जमीन पर खनन का पट्टा यानी लीज किसी भी निजी कंपनी को नहीं दिया जा सकता। ये अधिकार या तो आदिवासियों द्वारा बनाई गई सहकारी समितियों को मिलेगा या फिर सरकारी उपक्रमों को। कोर्ट ने इसे संविधान के अनुच्छेद 21 यानी जीवन के अधिकार से जोड़ा था। हाँ, ये बहुत अहम फैसला था। तीसरा है पैसा एक्ट 1996, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट। ये कानून खास तौर पर आदिवासी क्षेत्रों की ग्राम सभाओं को अभूतपूर्व ताकत देता है। इसका मूल सिद्धांत है कि स्थानीय संसाधनों जैसे जमीन, जंगल, पानी, खनिज, इनके इस्तेमाल से जुड़े किसी भी प्रोजेक्ट के लिए ग्राम सभा की पहले सहमति लेनी होगी। अनिवार्य है, उनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल, ग्राम सभा की सहमति सर्वोपरि है पैसा के तहत। और चौथा है वन अधिकार अधिनियम 2006, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। ये कानून जंगल में रहने वाले आदिवासी और अन्य परंपरागत समुदायों के जंगल की जमीन और संसाधनों पर उनके पुश्तैनी अधिकारों को मान्यता देता है। इतने सारे कानूनी कवच हैं, लेकिन लेख का आरोप है कि गुजरात में इन सब की खुलेआम अनदेखी हो रही है। दावा किया गया है कि आदिवासी जमीनों पर खनन माफिया का कब्जा हो रहा है, जंगल साफ किए जा रहे हैं, नदियां प्रदूषित हो रही हैं, और ये सब ग्राम सभा की सहमति या वन अधिकारों की परवाह के बिना हो रहा है। ये आरोप बेहद गंभीर हैं और सीधे सीधे संवैधानिक व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं। स्रोत के अनुसार इन क्षेत्रों में हो रहे कथित अवैध और अनियमित खनन का असर सिर्फ पर्यावरण या आदिवासियों के रोजी रोटी पर ही नहीं पड़ रहा। इसका एक और बड़ा पहलू है वित्तीय। देखिए, कानूनन खनन से होने वाली कमाई का एक हिस्सा रॉयल्टी, डीएमएफ यानी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन फंड्स और ग्रांट एंड एड के रूप में स्थानीय क्षेत्र और खासकर आदिवासी समुदाय के विकास पर खर्च होना चाहिए। डीएमएफ फंड्स का तो मकसद ही यही है कि खनन प्रभावित क्षेत्रों और लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाएं, स्कूल बने, अस्पताल खुलें, पीने का पानी मिले, सड़कें बने। हाँ, ये तो जरूरी है। लेकिन लेख आरोप लगाता है कि ये पैसा जो आदिवासियों के हक का है उन तक पहुंच ही नहीं रहा। वो कथित तौर पर भ्रष्ट अधिकारी और नेताओं की जेबों में जा रहा है। लेख इस सिलसिले में सीएजी यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की एक रिपोर्ट का भी जिक्र करता है। यहाँ साल 2025 लिखा है, जो थोड़ा अजीब जरूर है क्योंकि सीएजी रिपोर्टें पिछले सालों के ऑडिट पर होती हैं। हो सकता है ये किसी हालिया रिपोर्ट का हवाला हो या कोई टाइपिंग एरर हो। खैर, इसमें छोटा उदयपुर जिले में पीएमकेकेवाई प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, जो डीएमएफ फंड्स के इस्तेमाल की योजना है, के तहत फंड की दुरुपयोग का उदाहरण दिया गया है। जैसे एक ब्लड बैंक अधूरा छोड़ दिया गया और करीब 39 लाख रुपए बर्बाद हो गए, ऐसा बताया गया है। ओहो, मतलब विकास के नाम पर आया पैसा भी गायब। स्रोत तो यही दावा कर रहा है। वो इसे संविधान का मजाक उड़ाना मानता है। लेख इस बात पर भी हैरानी जताता है कि इस पूरे मामले पर चाहे वो किसी भी पार्टी के नेता हों या फिर आदिवासी सलाहकार परिषद, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल जैसे संवैधानिक निकाय, सब चुप क्यों हैं? स्रोत कहता है मानो सबको सांप सूंघ गया हो। ये बहुत ही तीखे और चिंताजनक सवाल हैं जो ये लेख उठा रहा है, और ये सीधे तौर पर सुशासन, संवैधानिक मूल्यों और हमारे समाज के सबसे वंचित समुदायों में से एक के अधिकारों से जुड़े हुए हैं।
तो कुल मिलाकर देखें, डॉक्टर भाविक कुमार वसावा के इस लेख के जरिए हमने गुजरात की खनन नीति से जुड़े कुछ बेहद गंभीर आरोपों और सवालों की पड़ताल की। हमने देखा कि कैसे साधारण रेत की नीलामी में अविश्वसनीय रूप से ऊंची बोलियों पर सवाल है, कैसे सिर्फ LOI के आधार पर खनन शुरू होने के कथित दुरुपयोग और इसके पीछे मिलीभगत की आशंका जताई गई है, और कैसे ये पूरी व्यवस्था स्रोत के अनुसार एक दलदल बन सकती है जिसमें छोटे बड़े कई लोग फंसते नजर आते हैं। और सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात जो ये लेख सामने लाता है वो है इन सब गतिविधियों का आदिवासी समुदायों पर पड़ने वाला कथित विनाशकारी असर और उनके संवैधानिक अधिकारों के हनन के आरोप। ये सिर्फ जमीन या पैसे का मामला नहीं रह जाता, ये लोगों के जीवन, उनकी संस्कृति और उनके भविष्य से जुड़ा सवाल बन जाता है, जैसा कि लेख प्रस्तुत करता है। निश्चित रूप से ये लेख कई जटिल परतों वाले मुद्दे को उजागर करता है। इसमें कथित आर्थिक गड़बड़ियों से लेकर संवैधानिक नैतिकता और मानवाधिकारों तक की चिंताएं शामिल हैं। लेख का अंत भी काफी भावनात्मक और सीधा है। एक तरह की अपील है कि इन कथित अन्यायों के खिलाफ आवाज उठाई जाए ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ बच सके, उनके बच्चों और परिवारों का भविष्य अंधकार में ना हो। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, इस तरह का विश्लेषण हमें कई चीजों पर सोचने को मजबूर करता है। किसी भी क्षेत्र में, खासकर जहां इतने प्रचुर प्राकृतिक संसाधन हों, उनका प्रबंधन कैसे होना चाहिए? क्या नीतियां बनाते समय उनके जमीनी स्तर पर पड़ने वाले हर संभावित असर, चाहे वो अपेक्षित हो या अनपेक्षित, का ध्यान रखा जाता है? और सबसे बड़ी बात, शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही का क्या महत्व है? जब सार्वजनिक रूप से इस तरह के गंभीर आरोप सामने आते हैं तो ये विचार करना जरूरी हो जाता है कि उनकी निष्पक्ष जांच और निवारण के लिए हमारे पास क्या व्यवस्थाएं हैं या क्या होनी चाहिए, ताकि सच सामने आ सके और अगर कहीं कोई गलती या कमी है तो उसे सुधारा जा सके। यही शायद इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा सबक है।